हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड की तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण, यानी कि मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस नाम की एक इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी 5 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा। तो आपके सिलेबस में कुल जो आपकी यूनिट्स रहने वाली है, तो आपकी केवल 6 यूनिट्स रहने वाली है, जिनके माध्यम से हम तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अलग अलग दृष्टिकोण से समझेंगे। तो चलिए अब हमारा सिलेबस हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट आती है वो हमारी यूनिट फर्स्ट रहती है। तो यूनिट फर्स्ट हमारी कौन सी रहती है? तुलनात्मक राजनीति की समझ। तो स्टूडेंट, ये जो हमारी यूनिट रहने वाली है, इस यूनिट में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो क्या होती है, उसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करना ही हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। जैसे कि आप देखें, भारत की राजनीतिक व्यवस्था हो गई, उसकी कंपैरिजन हम अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से करें या ब्रिटेन की राज व्यवस्था से करें, तो इनकी तुलना करके हम समझते हैं कि किस देश में राजनीति कैसे काम करते हैं। तो इस यूनिट में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या है और इसका क्षेत्र क्या है और इसका महत्व क्या है। तो स्टूडेंट, अगर किसी देश में कोई नीति सफल होती है तो दूसरे देश उससे सीख लेते हैं, तो यही हमारी एक तुलनात्मक राजनीति है। तो यही थी हमारी यूनिट फर्स्ट, तुलनात्मक राजनीति की समझ। इसके बाद जब हम हमारी जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी यूनिट नंबर सेकंड रहने वाली है। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड में हमें पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के उपागम। तो स्टूडेंट, ये जो हमारी यूनिट रहने वाली है, इसमें हम सीखेंगे कि राजनीति का अध्ययन करने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। तो इसमें 3 मुख्य चैप्टर्स आते हैं हमारे, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड। तो चलिए एक एक करके इन चैप्टर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है, उसमें हम संस्थागत उपागम, प्रणाली उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो तीनों उपागम है, ये हमें बताते हैं कि राजनीति को समझने के लिए अलग अलग थ्योरेटिकल अप्रोचेस का उपयोग किया जाता है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर सेकंड हमारा रहने वाला है तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण उपागम। यानी कि इसमें हम ये समझाया जाता है हमें कि किसी देश की राजनीति को समझने के लिए वहां के जो लोगों की सोच होती है, जो उनका विश्वास होता है और जो राजनीतिक भागीदारी होती है, उसको समझना जरूरी होता है। तो यही हमारा जो अध्ययन है, यह हमें राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण में देखने को मिलता है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमें इतना ही पढ़ना है। देन हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम बात करेंगे नव संस्थावाद। यानी कि स्टूडेंट, इसमें यह बताया गया है कि राजनीतिक संस्थाएं केवल नियमों से नहीं बल्कि समाज, संस्कृति, इतिहास, इन सभी से भी प्रभावित होती है। तो यही 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं सेकंड यूनिट में। इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यही थी हमारी सेकंड यूनिट। इसके बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी यूनिट नंबर थर्ड रहने वाली है। तो यूनिट नंबर थर्ड में हमें क्या पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर थर्ड में हमें पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण, पारंपरिक और नव संस्थागतवाद। यानी कि स्टूडेंट, इस यूनिट में हम 2 बड़े अप्रोचेस की तुलना करेंगे। फर्स्ट हमारा पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसमें मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है संविधान, संसद, सरकार और न्यायालय के बारे में, और दूसरा हमारा आता है आधुनिक या नव संस्थावादी दृष्टिकोण। तो इसमें हमारी केवल संस्थाओं को नहीं बल्कि जो समाज, संस्कृति और राजनीतिक व्यवहार है उसको भी शामिल किया जाता है। तो यही थी हमारी थर्ड यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हमें क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट में हमें राजनीतिक संस्कृति
तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण पढ़ने हैं। तो इस यूनिट में हम समझेंगे कि जो पॉलिटिकल कल्चर है आखिर वो होता क्या है और इसका मतलब होता है लोगों की राजनीति के प्रति सोच। तो स्टूडेंट, जैसे कि लोग सरकार पर भरोसा करते हैं या नहीं, लोग वोट देते हैं या नहीं, लोग राजनीति में रुचि लेते हैं या नहीं, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं हमारे राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा भारत में चुनाव के समय जो लोग हैं वे बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, तो यही हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा भी है। तो यही थी हमारी फोर्थ यूनिट में हमें इतना ही पढ़ना है। देन अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। यूनिट नंबर 5 में हमें पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, राजनीतिक अर्थव्यवस्था। राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी कि स्टूडेंट इस यूनिट में हम ये समझेंगे कि राजनीति और अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, यानी कि जो सरकार की नीतियां और जो आर्थिक विकास है ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसमें कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा आधुनिकीकरण सिद्धांत हो गया, निर्भरता सिद्धांत हो गया, अल्प विकास सिद्धांत हो गया या वैश्विक प्रणाली सिद्धांत हो गया। तो फिफ्थ यूनिट में हमें केवल इतना ही पढ़ना है। इसके बाद देन हम हमारी स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 6 रहने वाली हमारी लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति, यानी कि स्टूडेंट इस यूनिट में हम समझेंगे कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पढ़ेंगे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और राजनीति में लैंगिक समानता। मान लीजिएगा आप एक एग्जांपल ले लीजिएगा कि भारत में जो पंचायत और नगर पालिका है उनमें महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, तो उन सभी का जो उदाहरण है वो हमारा लिंग निर्धारण तुलनात्मक राजनीति का ही वो एक उदाहरण है। तो यही 6th यूनिट हमें पढ़नी है, जिसके साथ ही हमारा इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो यही था हमारा मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट का सिलेबस। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी यूनिट नंबर 1। तो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। तो यूनिट नंबर 1 में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति की समझ के बारे में। तो स्टूडेंट जरा सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की राजनीति बेहतर है या अमेरिका की, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बस बोल देंगे अरे भाई अमेरिका तो सुपर पावर है वही बेहतर होगा, या फिर आप दोनों देशों की सरकार, चुनाव, राजनीतिक दल और जनता के व्यवहार को कंपेयर करेंगे? तो यही काम करता है हमारा तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सरल शब्दों में अगर आप कहे कि जब हम दो या दो से ज्यादा देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनकी तुलना करते हैं तो उसे ही हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम समझेंगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र क्या है, इसकी तुलना करनी क्यों जरूरी है, और तुलनात्मक राजनीति की विधियां और यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से बाहर आना। फिर एंड में हम पढ़ेंगे हमारा निष्कर्ष, हमारा कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले हमारे परिचय से। तो परिचय में हम देख लेते हैं तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है स्टूडेंट जिसमें हम अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी तुलना करते हैं। तो स्टूडेंट शुरुआत में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में इस विषय का अध्ययन मुख्य रूप से यूरोप के देशों तक सीमित था। तो पहले जो विद्वान थे वे केवल यूरोप के देशों की राजनीति का ही अध्ययन करते थे, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया या जर्मनी हो गया। बाद में राजनीतिक अध्ययन का क्षेत्र बढ़ा और इसमें एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों की राजनीति को भी शामिल किया गया। तो स्टूडेंट जब बाद में विद्वानों को एहसास हुआ कि दुनिया केवल यूरोप नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अध्ययन में शामिल किया एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को। तो अब जो तुलनात्मक राजनीति है वो सिर्फ सरकार और संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है हमारे समाज, हमारी संस्कृतियां, हमारी आर्थिक परिस्थितियां और जनता का राजनीतिक व्यवहार। तो स्टूडेंट आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। अगर हम भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं तो केवल संविधान पढ़ना काफी नहीं है, तो हमें समझना होगा कि क्यों भारत में लोग चुनाव के समय इतनी चर्चा करते हैं, क्यों जाति और धर्म राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो यही चीज तुलनात्मक राजनीति को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो यही थी हमारा तुलनात्मक राजनीति क्या थी, जिसको हमने एक परिचय के माध्यम से समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र को लेकर। तो अब समझते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो स्टूडेंट चलिए उन बिंदुओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो हमारा आता है वैज्ञानिक अध्ययन। तो वैज्ञानिक अध्ययन में हम क्या देखते हैं? तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। तो स्टूडेंट जो हमारा वैज्ञानिक अध्ययन है इसमें तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। मतलब क्या?
मतलब आप समझिएगा, हम केवल अनुमान नहीं लगाते, हम देखते हैं डेटा, तथ्य, परिणाम। तो इसमें तथ्य, प्रमाणों और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो इससे जो हमारी राजनीतिक घटनाएं हैं उनको समझने में भी स्पष्टता आती है। तो आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, जैसे अगर कोई बोले भाई हमारे मोहल्ले की टीम दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम है, तो आप पूछोगे भाई एविडेंस क्या है। तो ठीक वैसे ही राजनीति में भी हम फैक्ट्स और एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो यही था हमारा वैज्ञानिक अध्ययन। सेकंड हमारा आता है तुलनात्मक दृष्टिकोण। तो इस विषय की मुख्य विशेषता विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करना है। तो स्टूडेंट, जो हमारा तुलनात्मक दृष्टिकोण है इसकी सबसे बड़ी खासियत है तुलना करना। तो हम अलग अलग देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनकी तुलना करते हैं, जैसे कि भारत वर्सेस अमेरिका, भारत वर्सेस चीन। फिर हम देखते हैं कि कहां पर लोकतंत्र है, कहां पर तानाशाही है और कहां जनता ज्यादा भाग लेती है। तो तुलना करने से यह पता चलता है कि अलग अलग देशों की जो शासन प्रणाली है उसमें क्या समानताएं है और क्या भिन्नताएं है। तो यही था हमारा तुलनात्मक दृष्टिकोण। थर्ड हमारा आता है व्यापक अध्ययन। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे व्यापक अध्ययन के बारे में। व्यापक अध्ययन में हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन केवल संविधान या सरकार तक सीमित नहीं है। तो स्टूडेंट, पहले केवल संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब विद्वान समझ गए कि राजनीति जो है वो केवल संविधान से नहीं चलती बल्कि लोगों के व्यवहार से भी चलती है। तो इसलिए इसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, चुनाव प्रणाली, जनमत और राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन भी किया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि भारत का संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नेता और जनता ईमानदारी से काम ना करे तो क्या होगा। तो इसीलिए जो हमारा राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है वो भी जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा व्यापक अध्ययन। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक समय में केवल संस्थाओं का अध्ययन पर्याप्त नहीं माना जाता, इसलिए अब जनता और नेताओं के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो केवल सरकार का अध्ययन नहीं करती, इसमें हमारे सभी प्रकार के दल, सभी दबाव समूह, सभी चुनाव प्रणाली, ये सभी शामिल होते हैं। तो इसीलिए हम इसे व्यवहार का अध्ययन भी कहते हैं। फिफ्थ हमारा आता है परिवर्तनशील प्रकृति। समय के साथ राजनीति बदलती रहती है, इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन भी निरंतर बदलता और विकसित होता रहता है। तो स्टूडेंट, राजनीति समय के साथ परिवर्तनशील रहती है, समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कि आप देखिए, पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो अब चुनाव में जो सोशल मीडिया है वो बहुत बड़ा हथियार है। तो इसीलिए तुलनात्मक राजनीति भी समय के साथ बदलती रहती है। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र। तो अब सवाल उठता है कि तुलनात्मक राजनीति किन किन चीजों का अध्ययन करती है। तो स्टूडेंट, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक है। इसमें राजनीति से जुड़े कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए उन पहलुओं को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पहलू आता है वो आता है शासन की संस्थाओं को लेकर। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि अलग अलग देशों में ये संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है। तो स्टूडेंट, जैसे आप देखें, विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। तो हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में ये जो संस्थाएं है ये कैसे काम करती है, फिर हम उनकी तुलना करती है। तो सबसे पहली बात आती है शासन की संस्थाएं। सेकंड हमारा आता है संविधान। तो प्रत्येक देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला होती है। तो हर देश का जो संविधान होगा वो उसकी राजनीतिक व्यवस्था की नींव होगा। इसीलिए जो विद्वान है वे अलग अलग देशों के संविधान की तुलना करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों के संविधान की विशेषताओं की तुलना भी की जाती है। थर्ड हमारा आता है राजनीतिक दल। तो विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की भूमिका, संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो हर देश में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है स्टूडेंट वो अलग अलग होती है। जैसे कि आप देखिए, भारत में कई दल है और जो अमेरिका है उसमें मुख्यतः 2 ही दल है। तो यही भी हम राजनीतिक दल पढ़ते हैं हमारे तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। फोर्थ हमारा आता है दबाव समूह। समाज के विभिन्न समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इन समूहों की भूमिका और प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। तो दबाव समूह जो होते हैं वे सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखिए, कोई किसान संगठन हो गया या कोई मजदूर यूनियन हो गया। तो ये इनके सभी का अध्ययन भी हमारे तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। फिफ्थ हमारा आता है चुनाव प्रणाली। चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की चुनाव प्रणाली और उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट, जो हमारा लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें जो चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए अलग अलग देशों की जो चुनाव प्रणाली है उसका अध्ययन भी हमारी तुलनात्मक राजनीति के अंदर किया जाता है। इसके बाद सिक्स्थ आता है राजनीतिक संस्कृति। समाज की मान्यताएं, परंपराएं और मूल्य भी राजनीति को प्रभावित करती है। तो हमारे समाज की अलग अलग परंपराएं हो गई, अलग अलग मान्यताएं हो गई या अलग अलग विचार हो गए,
तो ये सभी भी हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखें, कुछ देशों में जो लोग हैं वे बहुत ही राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं, लेकिन कई जगह पर लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति से बिल्कुल अलग ही होते हैं। तो इसीलिए जो राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन है वे भी हमारे इस विषय का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। इसके बाद 7th हमारी आती है सार्वजनिक नीतियां। सार्वजनिक नीतियां की अगर हम बात करें, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां और उनके प्रभाव का अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आता है। तो सरकार जो नीतियां बनाती है उनका भी अध्ययन हमारे तुलनात्मक राजनीति के भीतर किया जाता है। तो यही था हमारा तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुलना क्यों करें। तो अब हम बात कर लेते हैं तुलना क्यों करें, यानी कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि तुलना करना जरूरी क्यों है। तो स्टूडेंट, इसके पीछे हमारे कई महत्वपूर्ण कारण है, उन कारणों को देख लेते हैं, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो हमारा आता है समानता और भिन्नता को समझने के लिए। तो स्टूडेंट, तुलना से हमें यह पता चलता है कि कौन सी व्यवस्था बेहतर काम कर रही है और कौन सी उससे कम। तो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था में क्या समानताएं है और क्या अंतर है, यह समझने के लिए हम तुलना करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है राजनीति की बेहतर समझ के लिए। तो स्टूडेंट, जब हम दो देशों की तुलना करते हैं तो जो राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो जब हम एक देश की राजनीति की तुलना दूसरे देश की राजनीति से करते हैं तो उसकी जो विशेषताएं है उसको हम बेहतर ढंग से समझने में हमें सहायता मिलती है। थर्ड पॉइंट कौन सा आता है? थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड कारण आता है सिद्धांतों के विकास के लिए। तुलनात्मक अध्ययन से राजनीति के सामान्य सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। तो जो हमारा तुलनात्मक अध्ययन है उससे हमें राजनीति के अलग अलग सिद्धांत प्राप्त होते हैं, जिनको हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में या अपने तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन करते हैं। फोर्थ हमारा आता है समस्याओं के समाधान के लिए। तो समस्याओं के समाधान के लिए अगर हम देखें, यदि किसी देश में कोई नीति सफल होती है तो उससे अन्य देश भी प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा कोई देश है, उसने कोई नीति लागू करी और उसकी जो नीति है वो सफल हो जाती है, तो दूसरा देश क्या करेगा? दूसरा देश उस नीति को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा? तो दूसरा देश भी उस नीति से सीख लेगा और उस नीति को अपनाएगा। जैसे कि आप देखें, जो भारत है उसने कई आर्थिक नीतियां दूसरे देशों से सीखकर ही लागू की है। इसके बाद फिफ्थ कारण आता है हमारा राजनीतिक विकास को समझने के लिए। तो तुलना करने से यह समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग देशों में राजनीतिक विकास किस प्रकार हुआ है। तो स्टूडेंट, जब हम तुलना करते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारे भिन्न भिन्न देश है उनमें राजनीतिक विकास किस तरीके से हुआ है, उनका इतिहास क्या रहा है, उनके सामने क्या समस्याएं रही थी और क्या चुनौतियां रही थी। तो इसीलिए जो हमारे ये राजनीतिक विकास है इसको समझने के लिए भी हमारा जो तुलनात्मक राजनीति है उसकी तुलना की जाती है। तो ये सभी कारण थे हमारे तुलना करने के, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है तुलनात्मक विधियों को लेकर। तो स्टूडेंट, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि तुलनात्मक राजनीति आखिर है क्या, उसके कार्य क्षेत्र क्या है और उसके तुलना क्यों करनी है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हम तुलना करते हैं वो हम किन किन विधियों के माध्यम से करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में जो अध्ययन है उसके लिए हम कई प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके उन विधियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी विधि रहने वाली है वो हमारे रहने वाली है समान व्यवस्था विधि को लेकर। तो ये क्या विधि है उसको हम समझ लेते हैं। इस विधि में उन देशों की तुलना की जाती है जिनकी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिस्थितियां लगभग समान होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो स्टूडेंट, इसमें उन देशों की तुलना की जाती है जिनकी जो परिस्थितियां है, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे वो सांस्कृतिक परिस्थिति हो। तो जो ये परिस्थितियां होती है अगर वे लगभग समान होती है तो हम समान व्यवस्था विधि के माध्यम से तुलना करते हैं। जैसे कि आप समझिएगा, भारत और पाकिस्तान हो गए। भारत की जो आर्थिक परिस्थिति है या जो सांस्कृतिक परिस्थिति है वे लगभग समान है। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी हम तुलना करेंगे तो वो हम समान व्यवस्था विधि के माध्यम से करेंगे। तो इससे जो छोटे छोटे अंतर है उनको समझना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यही थी हमारी समान व्यवस्था विधि। इसके बाद सेकंड हमारी आती है भिन्न व्यवस्था विधि। तो अब हम बात कर लेते हैं भिन्न व्यवस्था विधि। तो जैसे कि मैंने आपको समान व्यवस्था विधि बताई, उसके ऑपोजिट ही आपकी भिन्न व्यवस्था विधि है। तो इसमें हम ऐसे देशों की तुलना करते हैं जिनकी जो परिस्थितियां है वे एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती है। तो इसमें ऐसे देशों की तुलना की जाती है जिनकी परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा भिन्न भिन्न होती है। तो इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि अलग परिस्थितियों में भी कुछ समान परिणाम क्यों प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे कि भारत और अमेरिका हो गया। तो भारत की जो आर्थिक परिस्थिति है वो अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति से बहुत ही ज्यादा भिन्न है। तो अगर हमें इन दोनों देशों के बीच में तुलना करनी है तो वो हम भिन्न व्यवस्था विधि के माध्यम से करेंगे। तो यही थी हमारी भिन्न व्यवस्था विधि। इसके बाद थर्ड हमारी आती है ऐतिहासिक विधि।
तो अब हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक विधि के। तो इस विधि में किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को उसके इतिहास के आधार पर समझा जाता है। इससे यह पता चलता है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था कैसे विकसित हुई है। जैसे कि स्टूडेंट इसके नाम से ही साबित हो रहा है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारी विधि रहने वाली है इसमें किसी देश की राजनीति को उसके इतिहास के आधार पर समझा जाता है, यानी कि उसका जो पास्ट रहा है उसके आधार पर ही हम उसकी तुलना करते हैं। तो स्टूडेंट इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारी आज की जो व्यवस्था है उस देश की वो किस प्रकार से विकसित हुई, किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। तो यही था हमारा ऐतिहासिक विधि। फोर्थ हमारी आती है सांख्यिकीय विधि। तो सांख्यिकीय विधि क्या रहने वाली है, जो कि हमारी लास्ट विधि रहती है। तो इस विधि में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों और तथ्यों का उपयोग किया जाता है। आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से अध्ययन अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय बनता है। तो जो हमारी सांख्यिकीय विधि है इसमें हम डेटा और आंकड़ों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देखें कोई मतदान प्रतिशत हो गया या आर्थिक विकास हो गया या शिक्षा स्तर हो गया, तो इन सभी विधियों के माध्यम से ही हम हमारी तुलना करते हैं। तो यही थी हमारी तुलनात्मक विधियां 4 प्रकार की, जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से परे। तो अब हम बात कर लेते हैं यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से परे के बारे में। तो स्टूडेंट प्रारंभ में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन मुख्य रूप से यूरोप के देशों पर केंद्रित था। तो जब हम शुरुआत करते हैं इस कहानी की, जो हमारी ये तुलनात्मक की बात होती है, ये जब शुरू होती है तो ये हमारे यूरोप के देशों से शुरू होती है। तो जो विद्वान थे उनका मानना था कि जो यूरोप की राजनीति है वो सबसे बेस्ट राजनीति है। तो विद्वान मानते थे कि यूरोपीय देशियों की राजनीतिक व्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट ये इस कारण ये जो हमारे जो अदर देश थे, जो हमारे यूरोप से अलग एशिया के देश थे, जो अफ्रीका के देश थे, जो लैटिन अमेरिका के देश थे, उनको महत्व नहीं दिया जाता था। तो बाद में जो विद्वान थे उनको ये समझ में आया, उनको ये महसूस हुआ कि ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत ही ज्यादा सीमित है। तो इसीलिए उन्होंने अपना जो दृष्टिकोण है उसमें शामिल किया एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों को। तो इससे जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है वो बहुत ही ज्यादा विस्तार में फैल गया और बहुत ही ज्यादा व्यापक और संतुलित भी बन गया। तो स्टूडेंट अब इस विषय में विश्व के लगभग सभी क्षेत्रों की हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि वर्तमान में अगर हम देखें तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी हम इस विषय के अंतर्गत तुलना नहीं कर सकते। तो यही था हमारा यूरोप से केंद्रित दृष्टिकोण से परे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारी कहानी शुरू होती है ये यूरोप के देशों को लेकर ही होती है और जो खत्म होती है वो हमारे सभी देशों पर आकर खत्म होती है। तो यही था यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण से परे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, यानी कि अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष यानी कि एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में हम समझ लेते हैं पूरी बात को एक संक्षेप रूप में। तो स्टूडेंट जो तुलनात्मक राजनीति है वो हमारे पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शाखा है। इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? इसका मुख्य उद्देश्य है जो विभिन्न देश है, जो भिन्न भिन्न देश है, उनकी राजनीतिक अवस्थाओं का सबसे पहले तो अध्ययन करते हैं, उसके बाद उनकी तुलना करते हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है स्टूडेंट? इससे हमें फायदा होता है कि हमें जो राजनीति की गहरी समझ है वो हमें प्राप्त होने लगती है। तो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से ही राजनीति के सामान्य सिद्धांतों का विकास भी होता है। तो इसी तुलना के आधार पर जो राजनीतिक सिद्धांत है वे भी विकसित किए जाते हैं। तो आधुनिक समय में अगर हम देखें स्टूडेंट, जो आज के समय में तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा फैल गया है और इसमें पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर फर्स्ट संस्थागत उपागम, प्रणाली उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।